हाँ जी बच्चों, तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने पाया होगा कि हम लोगों ने किसको देखा, तो हमने कांग्रेस की स्थापना देखी तथा उसको 1857 का जो विद्रोह था उसके साथ जोड़ने की कोशिश की। साथ ही साथ में हमने कांग्रेस के कुछ अधिवेशनों को देखा जो कि मुख्यतः 6 अधिवेशन थे, और जो 6 के 6 जो शुरुआती अधिवेशन थे 1885 से लेकर 1890-91 तक, इन सबको हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो अगर आप आगे की परिस्थिति को देखोगे तो आगे आप लोग पाते हो बंगाल का विभाजन। डिवीजन ऑफ बंगाल 1905 में हो रहा था। सही, आप सभी को यहां पर ज्ञात भी होगा कि बंगाल का विभाजन जो है वो मुख्यतः मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि इसके राजनीतिक एवं सामाजिक ताने बाने पर कैसा असर पड़ रहा है बंगाल के विभाजन का। साथ ही साथ में बंगाल का जब विभाजन हुआ तो कौन कौन से आंदोलन शुरू किए गए, ये गांधी से पहले के आंदोलन चल रहे थे। दूसरा, अगर आप देखें तो कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ा, अर्थात राजनीतिक दशो दिशाओं पर किस प्रकार का इसका असर पड़ा, और सामाजिक ताने बाने को किस प्रकार से बंगाल विभाजन ने क्षति पहुंचाई या फिर पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। तो यहां पर आप देखोगे कि दिसंबर 1903 में इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी गई कि बंगाल विभाजन होगा। दिसंबर 1903 में इसकी सार्वजनिक यानी पब्लिकली यहां पर अनाउंस कर दिया गया कि बंगाल विभाजन होगा। और मुख्यतः जब यह घोषणा की गई दिसंबर 1903 में, तो बंगाल विभाजन का जो आधार है यानी कि जो बेस है बच्चों, वो आधार बनाया गया यहां की पॉपुलेशन को, अर्थात यहां की विशाल जनसंख्या को। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जनसंख्या कितनी थी, तो 78 मिलियन थी। सही, तो यहां पर अगर अंग्रेजों के हिसाब से देखा जाए तो 1903 दिसंबर में जब वो सार्वजनिक घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि हम बंगाल की जनसंख्या के आधार पर उसको बांट रहे हैं, क्योंकि बंगाल में पॉपुलेशन जनसंख्या बेहद ज्यादा है, 78 मिलियन के आसपास है। इस वजह से जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो बंगाल को संभालने में नाकाम हो रही है, इसलिए हम लोग इसका विभाजन कर रहे हैं ताकि लोगों को डेवलपमेंट की प्राप्ति हो सके और जनसंख्या के आधार पर हम लोगों को भेदभाव ना करें। तो यहां पर अगर आप ब्रिटिश नजरिए से इसको देखोगे तो बंगाल विभाजन किस आधार पर किया गया था, तो जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि यहां पर ह्यूज पॉपुलेशन थी, इस वजह से यहां पर बंगाल के विभाजन को किया गया। परंतु क्या सचमुच में ही यहां पर बंगाल का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया गया? जितना मैंने सेंटेंस बोला या ब्रिटिशों ने जितना भी सेंटेंस बोला, क्या उतना ही बंगाल के पीछे सच था? तो नहीं। बंगाल का विभाजन मात्र जनसंख्या पर आधारित या पॉपुलेशन बेस्ड डिवीजन नहीं था बच्चों। बंगाल का विभाजन उससे ऊपर उठकर एक योजना था जो पूरे भारत देश में आज नहीं तो कल लागू हो जानी थी। कैसे हुआ ये? देखिए, सुनिए। यहां पर दिसंबर 1903 में सार्वजनिक घोषणा कर दी गई कि बंगाल का विभाजन होगा तथा ब्रिटिशर्स के आधार पर बंगाल का विभाजन जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन के आधार पर होना था। अगर बंगाल की पॉपुलेशन देखें तो 78 मिलियन की पॉपुलेशन वहां पर थी। मैं आपको बंगाल का बताऊं तो इसमें असम, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल आपका और इस समय का बांग्लादेश, ये सब मिलकर बंगाल बनता था। सही, लेकिन मैं यहां पर आपको बताऊं तो बंगाल का जो विभाजन किया गया, अगर जनसंख्या के आधार पर ही मैं देखूं तो बंगाल को 2 हिस्सों में यानी कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में बांट दिया गया। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो इस समय का बांग्लादेश बन गया है, आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान बनेगा, इसके बाद ये फिर आगे चलकर बांग्लादेश बन जाएगा इंदिरा गांधी के
ऑपरेशन से, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया। अगर उस समय की वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो 5 करोड़ 40 लाख की टोटल पॉपुलेशन थी। कितने लाख की? 5 करोड़ 40 लाख। और इधर ईस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो 3 करोड़ और 10 लाख की पॉपुलेशन थी। सही है। यहां पर अगर मैं वेस्ट बंगाल की जनसंख्या को देखूं तो 5 करोड़ 40 लाख की पॉपुलेशन थी तथा इसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। हिंदू रिलीजन को मानने वाले थे। सही। इधर 3 करोड़ 10 लाख में अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ 80 लाख लोग मुस्लिम थे। ठीक है। अब आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का? यहां पर दिसंबर 1903 में जब अंग्रेजों ने सार्वजनिक घोषणा की कि बंगाल का विभाजन उसकी जनसंख्या के कारण हो रहा है, क्योंकि हमारे जो प्रशासक वर्ग है वो इतनी बड़ी जनसंख्या को होल्ड करने में संभव नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बंगाल को दो हिस्सों पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में बांट दिया गया। हालांकि अगर जो पूरे सिनेरियो में देखें तो बंगाल को दो हिस्सों में पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में जब बांटा गया तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा सा दिखाई दे रहा होगा कि जो पश्चिम बंगाल है उसमें 4 करोड़ 20 लाख पॉपुलेशन हिंदुओं की है। अतः यहाँ पर जो बहुसंख्या में आ गए वो हिंदू आ गए और माइनॉरिटी में कौन चले गए? तो मुस्लिम चले गए। सही। लेकिन अगर इससे इधर अगर मैं ईस्ट बंगाल को देखूं, पूर्वी बंगाल को देखूं, तो यहां पर 3 करोड़ 10 लाख टोटल पॉपुलेशन थी और 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम रह रहे थे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी मुस्लिम जो है बहुसंख्यक में आ गए और अल्पसंख्यक अर्थात माइनॉरिटी में कौन चले गए? तो हिंदू चले गए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर जो बंटवारा ब्रिटिशर्स के द्वारा कहा जा रहा था कि पॉपुलेशन बेस है, ये बंटवारा यानी कि ये विभाजन जो था पॉपुलेशन बेस नहीं था। बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो धर्म के बेस पर किया गया था, अर्थात यहां पर रिलीजन इसका मुख्य बेस बनाया गया था। अब रिलीजन को ही क्यों चुना गया? ऐसा क्या आफत आ गई थी अंग्रेजों के ऊपर कि इन्हें बंगाल का विभाजन करने का औचक कार्य करना पड़ा? तो मैं क्या कह सकता हूं कि बंगाल का विभाजन जो है ये भी हमारा 1857 की क्रांति से या विद्रोह से जुड़ा हुआ है। क्यों? ऐसा क्यों कहा मैंने? तो याद कीजिए आप 1857 में जो विद्रोह हो रहा था उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ काम कर रहे थे, लेकिन यहां पर इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और अभी तक आप जितने भी नेता देख रहे हो, चाहे वो आईएनसी में हो या फिर मुख्यतः सभाओं में हो किसी के, तो सबसे ज्यादा जो संगठन बन रहे थे वो बंगाल में बन रहे थे। सबसे ज्यादा जो कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही थी वो बंगाल में हो रही थी। इसलिए बंगाल को देखते हुए यहां पर अलग अलग दो धड़ों में, दो धर्मों में इनको बांट दिया गया ताकि हिंदू कभी मुसलमान के साथ और मुस्लिम कभी हिंदुओं के साथ विद्रोह या आंदोलन में भाग नहीं ले सके। ऐसा इन्होंने काम किया। ठीक है। अब भैया यहां पर हिंदू और मुस्लिम क्यों ऐसा कर दिया गया? अब हुआ कैसे ये सब कुछ? आप लोग जरा ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं कड़ी दर कड़ी आपस में इसको जोड़ता चला जाऊंगा। ठीक है। ये ऐसा हो क्यों रहा था, सुनिए। अब यहां पर जब ये हिंदू बहुलक के इलाका बन गया और ये मुस्लिम बहुलक के इलाका बन गया, यानी इधर माइनॉरिटी में मुस्लिम चले गए और इधर माइनॉरिटी में हिंदू चले गए, तो जाहिर सी बात है जब यहां पर बहुलक के इलाका है मुस्लिम का तो मुसलमानों के लिए मांग उठेंगी। साथ ही साथ में मुसलमानों के लिए कुछ रहनुमा सामने आएंगे जो उनकी ही बात करते होंगे। तो ये 1905 में अगर देखा जाए तो जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। ठीक है।
जब ये जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन को किया गया तो उससे अगले दिन यहां पर मतलब आगे चलकर विद्रोह उत्पन्न हो गए, और वे विद्रोह उत्पन्न होंगे तो 7 अगस्त 1905 को यहां पर एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया। कब निकाला गया? तो कलकत्ता में 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल इलाके में, जो कलकत्ता में टाउन हॉल पड़ता है, वहां पर बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को एक कैंडल लाइट मार्च निकाला गया, जो कि हाथ में मोमबत्ती या मशाले पकड़कर निकाला गया। बिल्कुल शांतिपूर्ण था, इसमें कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। सही। अब क्वेश्चन ये बना कि यहां के लोग विरोध कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी अंग्रेज ऐसा करने पर क्यों तुले हुए हैं? और फाइनली अगर देखा जाए तो बंगाल की ब्यूरोक्रेसी और हर चीज का जो विभाजन है, ये 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली मुख्य तौर पर कर दिया गया। अक्टूबर 1905 को जब यहां पर इसको फाइनली बांट दिया गया, तो लोगों ने 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया, तथा आप लोग जानते होंगे वंदे मातरम। ये वंदे मातरम जो गाया गया, ये यहां पर बड़े प्रमुख गीतों में से एक था। यहां पर इसने एक ज्वाला जगाई लोगों के अंदर, और इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, अपने ही वस्त्रों का उपयोग करना शुरू कर दिया, बाहर से इनका सामान खरीदना बंद कर दिया। लोगों ने अपने स्तर पर जो है मतलब विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो कि कुछ लोग तो बंगाल को बचाने में लगे हुए हैं, परंतु कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगेंगे, क्योंकि 1905 में यहां पर अक्टूबर के महीने में इसको फाइनली स्ट्रक्चर दे दिया गया कि आज से वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल और ईस्ट बंगाल पूर्वी बंगाल कहलाएगा। बंगाल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। परंतु अगर यहां पर आप देखोगे तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। और मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि पूर्वी बंगाल में अगर आप देखोगे तो पूर्वी बंगाल में क्या था, तो एक स्ट्रक्चर बन रहा था कि मुस्लिम बहुलक के चले गए थे और हिंदू जो थे वो माइनॉरिटी में चले गए थे। सही। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, डीप समझने की कोशिश करते हैं। मैं स्ट्रक्चर बना चुका हूं पूरी, सुनिए। यहां पर 1906 में ढाका के नवाब थे, क्योंकि पूर्वी बंगाल बांग्लादेश आज का, ढाका राजधानी। तो ढाका के एक नवाब थे जिनका नाम था सलीमुल्लाह। इन सलीमुल्लाह ने मुख्य भूमिका निभाते हुए मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। उसी समय एक प्रसिद्ध मुस्लिम व्यक्ति थे जिनका नाम था आगा खां। 1906 में ये आगा खां उस समय के हमारे वायसरॉय के पास पहुंचे, जिनका नाम था मिंटो। ये इनके पास पहुंचे और पहुंचकर कहने लगे कि हमको मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन चाहिए, पृथक निर्वाचन चाहिए, बिल्कुल अलग थलग चाहिए। यहां पर इन्होंने ऐसी मांग वायसरॉय के सामने रख दी, और जो ये आगा खां थे आगे चलकर मुस्लिम लीग में जाकर मिल गए। इसलिए इस मांग को क्या कहने जाने लगा, तो ये माना जाने लगा कि ये केवल आगा खां की मांग नहीं थी, ये एक मुस्लिम लीग की मांग थी। और जो आगा खां के साथ प्रतिनिधि मंडल गया था वायसरॉय के पास, उसका नाम शिमला प्रतिनिधि मंडल पड़ा। तो यहां पर पृथक निर्वाचन मांग लिया गया। अब इससे दिशाएं किस प्रकार से बदलेंगी, क्या होता क्या है पृथक निर्वाचन, सुनिए। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि हिंदू और यहां पर मुस्लिम बहुलक के। तो आज से अंग्रेजों ने क्या काम किया, मुसलमानों को तवज्जो थोड़ी ज्यादा देना शुरू कर दिया, खास तौर पर इन इलाकों में। यहां पर जब मुसलमानों को तवज्जो ज्यादा दी जाने लगी, तो केवल डेवलपमेंट उन्हीं इलाकों का होने लगा जहां पर मुस्लिम रहते होंगे। अब यहां पर दिक्कत यह आ गई कि हिंदुओं को डेवलपमेंट मिल नहीं रहा और मुसलमानों को डेवलपमेंट मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर भी दो धड़े अलग अलग बट गए।
अब जैसे यहां पर दो धड़े आपस में बटेंगे तो वॉयसरॉय के साथ तो हम दंगा जाकर कर नहीं सकते, विद्रोह प्रदर्शन तो कर नहीं सकते, इसलिए यहां के हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ पड़े, अर्थात ये हो गई सांप्रदायिक हिंसा। पर पूर्वी बंगाल में भी सांप्रदायिक हिंसाओं का दौर चल पड़ा और पश्चिम बंगाल में भी सांप्रदायिक हिंसाओं का दौर चल पड़ा है। सही। अब जैसे यहां पर सांप्रदायिक हिंसा होगी तो भारतीय लोग ही भारत में ही आपस में लड़ रहे हैं। सही। देखिए, सपोज कीजिए कि मैं एक हिंदू हूं या फिर एक मुस्लिम फैमिली से रिलेट करता हूं मैं, और या फिर मैंने किसी सामने वाले समुदाय को मार दिया, धर्म विशेष के लोगों को मार दिया। अगर मैंने उनको मार दिया तो क्या कभी वे उसका परिवार मुझे माफ कर पाएगा? तो नहीं। क्या कभी उसका परिवार मेरा पड़ोसी बनकर रह पाएगा? नहीं। क्या उसका कभी परिवार मेरे से संबंध जोड़ पाएगा? तो नहीं। अर्थात ये निकला कि अगर यहां पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, तो इसका मतलब ये निकला कि यहां से आज के बाद जितने भी आंदोलन उपजेंगे उसमें हिंदू अलग आंदोलन में रहेगा और मुस्लिम अलग आंदोलन में रहेगा। देखो, 1857 की क्रांति से अगर मैं इसको जोड़ूं तो 1857 में हो क्या रहा था? 1857 में हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में भाग ले रहे थे, परंतु अब के बाद यानी कि बंगाल के विभाजन के बाद आज से हिंदू अलग आंदोलन में और मुस्लिम अलग आंदोलन में चला जाएगा। अर्थात ये दोनों एक साथ कभी भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है जी। यहां पर ये कुछ स्थिति इस प्रकार से बनी। अब आगे क्या हुआ? यहां पर जैसे सांप्रदायिक दंगे फैलने लगे और ज्यादा बढ़ने लगे, इसी समय कांग्रेस का एक अधिवेशन होगा 1905 का, और उस अधिवेशन में यहां पर कुछ मांगे उठाई जाएंगी। ठीक है। इससे पहले यहां पर ये कुछ मैं बोलूं, मैं आपके सामने कुछ लिखकर बता देता हूं। ठीक है। चलिए दोबारा से स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं पूरी कि क्या क्या हो रहा था, क्योंकि अब कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए कांग्रेस को भी देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बंगाल विभाजन के समय पर कांग्रेस कर क्या रही थी, क्योंकि सभी को पता था कि बंगाल विभाजन क्यों हो रहा है, तो कांग्रेस क्या कर रही थी। देखिए, दिसंबर 1903 को सार्वजनिक घोषणा हुई बंगाल विभाजन की। जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का ऐलान कर दिया गया है, बंगाल विभाजन का नक्शा तैयार किया गया। मंजूरी मिली इसको। सात अगस्त के आसपास 1905 की बात चल रही है। यहां पर लोगों ने विरोध किया। कलकत्ता में टाउन हॉल में मार्च निकाले, अलग विरोध प्रदर्शन किए। 16-17 अक्टूबर को 1905 को ये बंगाल विभाजन लागू हुआ। तो इस प्रकार से यहां पर ये कड़ी बनी। ठीक है जी। अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो रहा है और इसी समय दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होगा। दिसंबर 1905 को एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस कांग्रेस के अधिवेशन में थोड़ी सी कहासुनी हो गई। तो
जब ये दिसंबर 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सबसे पहले पूछेगा कहां हुआ था, तो बनारस में हुआ था। अध्यक्ष कौन बने थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। यहां पर इस अधिवेशन में क्योंकि कांग्रेस में बनारस में बैठे हुए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में कहा गया कि जो बंगाल में अभी तक स्वदेशी आंदोलन चल रहा है उसको कांग्रेस भी स्वीकार करती है तथा उसका समर्थन करती है। अर्थात यहां पर क्या निकला, तो जो स्वदेशी आंदोलन था कांग्रेस ने समर्थन कर दिया उसका। अब इसी कांग्रेस में लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल आपने सुना होगा, लाल से बनता है लाला लाजपत राय, बाल से बनता बाल गंगाधर तिलक और पाल से बनता विपिन चंद्र पाल। तो यहां पर अगर आपने देखा होगा तो लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय या फिर मैं कहूं बाल गंगाधर तिलक, ये अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, ये सब के सब उग्रवादी थे और इनका कहना यह था कि जो स्वदेशी आंदोलन है ये केवल बंगाल तक ही सीमित क्यों रखें हम इसको, क्या केवल बंगाल का विभाजन हुआ इसलिए इसको बंगाल तक सीमित रखें। यहां तक कि जो लाला लाजपत राय थे और बाल गंगाधर जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक का कहना यह था कि अंग्रेजों का एक प्रयोग मात्र है और अगर यह प्रयोग सफलता की ओर बढ़ गया तो अंग्रेज पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में इस प्रयोग को इस्तेमाल करेंगे तथा अलग अलग विभाजित कर देंगे आपको। इसका मतलब कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहां पर अभी तक आपने देखा, मैंने शुरुआत के आप लोगों को पिछले पार्ट में मैंने शुरुआत में आप लोगों को कांग्रेस के सेशन बताए थे, उसमें दादा भाई नौरोजे, फिर तैयब जी बने, फिर उसके बाद फिरोज शाह मेहता बने। ये जितने भी आप लोगों ने देखे, WC बनर्जी पहले अधिवेशन में बने थे अध्यक्ष, तो जितने भी आप लोगों ने अध्यक्ष देखे शुरुआत के, वे सभी के सभी उदारवादी थे। अब मैं बार बार आप लोगों को उदारवादी समझा रहा हूं, उग्रवादी भी अब लोग यहां पर आ गए, मैंने नाम ले दिया अभी। अब ये है क्या चीज, मैं भारत की स्थिति अब पशुपेक्ष को देखते हुए भारत के 1857 की क्रांति के विद्रोह के बाद के समय को 4 हिस्सों में तोड़ देता हूं। पहला हिस्सा उदारवादियों कहलाता है, लिबरल्स का कहलाता है। ये क्या थे वो लिबरल्स? उदारवादी वे व्यक्ति कहलाएंगे जो कि विरोध प्रदर्शन करेंगे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे, हाथ में मोमबत्ती लेकर। अगर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के किसी बात को मनवाना है तो वे उनको लेटर्स लिखते थे, चिट्ठियां लिखते थे, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य से आग्रह करते थे कि आप हमारी ये बात को स्वीकार कर लीजिए। आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, आप लोगों ने लिखा भी होगा। आप लोग एक चिट्ठी लिखते थे अपने प्रिंसिपल को स्कूल टाइम में, आई बेग टू से दैट, कि मैं आपसे भीख मांगता हूं कि मुझे छुट्टी दे दो। ये आई बेग टू से दैट वर्ड जो है ये लिबरल्स के द्वारा फॉर्म किया हुआ शब्द है। यानी मैं आपसे भीख मांगता हूं कि बंगाल विभाजन रद्द कर दो, कुछ और कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आई बेग टू से दैट। यहां तक कि अंग्रेजों को आई बेग टू से दैट की इतनी बुरी लत लग गई थी कि जिस चिट्ठी में आई बेग टू से दैट नहीं मिलता था अंग्रेजों को, वो अंग्रेज उस चिट्ठी को फाड़कर फेंक दिया करते थे, पढ़ते भी नहीं थे। ये जो उदारवादी हैं, जो लिबरल्स हैं, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद में निष्ठा रखेंगे, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा रखेंगे। इनका मानना यह होगा कि ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है वो भारत में आधुनिकता लेकर आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन लेकर आ रहा है। लेकिन उससे इतर उदारवादी थे, उग्रवादी थे। उग्रवादियों का भी अगर प्रदर्शन करने का तरीका देखोगे तो शांतिपूर्वक ही होगा। उग्रवादी आप ये मत समझना कि ये दंगे फसाद करेंगे या लड़ेंगे, हिंसा करेंगे। उग्रवादियों के विरोध प्रदर्शन में भी हिंसा का कोई स्थान नहीं था, परंतु ये क्राउन और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति निष्ठा नहीं रखते थे। ये कहा करते थे कि हमारा देश है, हम अपने आप चलाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति क्यों चलाएगा यहां पर आकर इसको। ठीक है, तो उग्रवादियों और उदारवादियों में 2 अंतर थे। क्योंकि मैंने आपको 4 हिस्से कहे थे तो मैं 2 हिस्से समझा चुका, उदारवादी का हिस्सा, एक उग्रवादियों का हिस्सा।
तो कांग्रेस पर अभी तक का जो वर्चस्व है वो उदारवादियों का वर्चस्व है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले देख लो आप लोग, दादा भाई नौरोजी देख लो आप लोग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी देख लो आप लोग, रास बिहारी घोष देख लो आप लोग, ये सब के सब उदारवादी संगठन के थे। इसका मतलब कांग्रेस किनके हाथों में है अभी तक? उदारवादियों के। लेकिन जो बंगाल का विभाजन का मुख्य विरोध कर रहे हैं वे हैं उग्रवादी। अब इसका मतलब यह निकला कि यहां पर उग्रवादी और उदारवादियों में आपस में बनी ही नहीं, इन दोनों के तरीकों में डिफरेंस था। यहां पर उदारवादियों यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले या फिर और अन्य उदारवादियों ने कहा कि स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, लेकिन जो उग्रवादी थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन सब का कहना था कि बंगाल विभाजन को या फिर स्वदेशी आंदोलन को केवल बंगाल तक नहीं आगे भी यानी कि पूरे राष्ट्र में इसको फैला दिया जाए, पूरा राष्ट्र इसके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से यहां पर घटनाक्रम बन रहे थे। ठीक है, तीसरा हिस्सा है गांधीवाद का, वो मैं आप लोगों को अगली क्लास में गांधीवाद शुरुआती करवाऊंगा। और अगला हिस्सा है क्रांतिकारियों का। क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य हिंसा होगा, यानी कि वे हिंसा में थोड़ा ज्यादा जोर रखेंगे, उनका भी ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग एक ध्यान रखना बात हमेशा कि भारत देश को जो आजादी मिली है वो बेसिकली 4 तत्वों से मिली है, उदारवादियों से, उग्रवादियों से, गांधीवाद से और साथ में क्रांतिकारियों से। इन सब का योगदान भारत की आजादी में समान रहा है, किसी का ज्यादा नहीं, किसी का कम नहीं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये सब काम हो रहे थे। ठीक है, अब आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा कि मैं किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। उग्रवादी क्या है, लिबरल्स इनको बोला जाता है, उदारवादी क्या है, लिबरल्स बोला जाता है इनको, उग्रवादियों को सेपरेटिस्ट बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इनको। ठीक है जी, तो 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष कांग्रेस का, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले बने और इन्होंने कहा कि हम अपनी स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन को अपनी सहमति देते हैं। स्वदेशी भी है और बंग भंग आंदोलन भी है। अब समर्थन दिया, लेकिन यहां पर उग्रवादियों का गुस्सा बिल्कुल अलग से निकल कर आ गया है। सही, इसी के बाद क्योंकि दिसंबर 1905 में हो रहा था, उसी के बाद 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया। किसके द्वारा किया गया? तो मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया है, आप सभी जानते हो कि धर्म विशेष को लेकर एक पार्टी बनाई गई है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। ठीक है, तो यहां पर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग का गठन कर दिया गया है। ठीक है जी, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये मुस्लिम लीग की मांग उठ गई कि हमको पृथक निर्वाचन चाहिए। निर्वाचन के कारण दंगे हुए बंगाल में, जिसके कारण वहां पर अगर आप देखोगे तो बंगाल में आज से हिंदू अलग और मुस्लिम अलग, और हिंदू और मुस्लिम जब अलग अलग हो गए तो यहां पर बंगाल में या फिर देश में जितने भी आंदोलन होंगे उसमें हिंदू मुसलमान के आंदोलन में नहीं जाएगा और मुस्लिम हिंदुओं के आंदोलन में नहीं जाएगा। इसका मतलब आपने पाया कि यहां पर अलग अलग विभाजन कर दिया गया। और विभाजन का मुख्य आधार क्या था? तो विभाजन का मुख्य आधार बनाया गया धर्म विशेष। ठीक है, इसी के बाद आगा खां का, मैं मिटा देता हूं बच्चों, नीचे आप लोगों को दिखाई भी नहीं देगा शायद, ये रखते हैं, ये मिटा देते हैं। ठीक है, उन्नीस सौ 1906 आ गया है। 1906 में आप लोग पाओगे कि कांग्रेस का एक और सेशन होगा, और कांग्रेस का जो ये सेशन हुआ बच्चों, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने इसके, और यह सेशन हुआ कलकत्ता में।
दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने यहाँ के। आईएनसी का अध्यक्ष सेशन हो रहा है, अधिवेशन हो रहा है कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। यहां पर दादा भाई नौरोजी या सभी ने माना कि हमको जैसे और ब्रिटिश उपनिवेशवाद में स्वराज आ रहा है, ऐसे ही हमको भारत के लिए भी क्या चाहिए, तो स्वराज चाहिए। यहां पर आप लोग बड़े ध्यान से देना, 1906 में पहला ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन निकला जिसमें स्वराज शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया। स्व मतलब अपना, राज मतलब शासन, अर्थात स्वशासन। ठीक है जी। अब स्वराज शब्द के लिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, जैसे कि सुनिए, फर्स्ट सेशन कौन सा था आईएनसी का? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो कलकत्ता का 1906 का, जिसमें स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। फिर आपसे पूछेगा कि स्वराज का नारा पहली बार किसने दिया? तो याद कीजिए आप, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह पहला नारा था जिसमें स्वराज शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। फिर आपसे पूछेगा ये कि पुस्तक कौन सी थी जिसमें पहली बार स्वराज का इस्तेमाल किया गया, शब्द का, जिसमें स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया, ऐसी कौन सी पुस्तक थी? तो याद कीजिए आप, यहां पर दयानंद सरस्वती जो है, दयानंद सरस्वती ने एक बुक लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। तो दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में स्वराज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 क्वेश्चन स्वराज शब्द से ही बना सकता है कि पहला आईएनसी का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ? तो 1906 कलकत्ता। स्वराज का नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है पहला नारा था जिसमें स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ, बाल गंगाधर तिलक। पुस्तक कौन सी थी? तो सत्यार्थ प्रकाश। किसने लिखी है? तो दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, तथा इसमें पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहां पर स्वराज शब्द का तो इस्तेमाल कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, तथा कांग्रेस का जो शुरुआती दौर में लक्ष्य थे वे भी परिवर्तित हो गए थे। याद कीजिए आप, कांग्रेस के शुरुआती दौर में लक्ष्य ये थे कि जो आंदोलन होंगे भारत में डेवलपमेंट के लिए, उसका एक मुख्य लीडर होगा। अब कांग्रेस के लक्ष्यों में एक बात और जुड़ गई है कि आज से हमको स्वराज चाहिए। ठीक है, आईएनसी में कह दिया गया। लेकिन इस सेशन में स्वराज शब्द तो दे दिया गया, परंतु उसको डिफाइन नहीं किया गया, अर्थात इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई। इस बात को लेकर और नाराज हो गए उग्रवादी। दूसरा, उग्रवादियों का कहना यह था कि इस सेशन के 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष हम पद पर हम बैठेंगे, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि जितने भी लोग बैठे वे सब के सब कैसे हैं? तो वे सब के सब उदारवादी हैं। ठीक है, चाहे आप डब्ल्यू.सी. बनर्जी ले लो, उदारवादी हैं। उसके बाद दूसरे में दादा भाई नौरोजी उदारवादी हैं। उसके में तैयब जी उदारवादी हैं। उसके बाद आप फिरोज शाह मेहता ले लो, उदारवादी हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 उदारवादी हैं। 1906 दादा भाई नौरोजी उदारवादी हैं। तो इसका मतलब अभी तक उदारवादी बैठ रहे थे, तो 1906 में उग्रवादियों ने कहा कि हम अध्यक्ष पद पर बैठेंगे। सही, लेकिन उदारवादियों ने नाम आगे कर दिया रास बिहारी घोष का कि ये बैठ जाए, और रास बिहारी घोष उदारवादी थे। इधर हमने नाम आगे कर दिया बाल गंगाधर तिलक का, उग्रवादियों ने। तो अब यहां पर उदारवादी वर्सेस उग्रवादी हो गया 1906 में, बाल गंगाधर तिलक वर्सेस रास बिहारी घोष हो गया 1906 में, और लास्ट में सहमति बनी है दादा भाई नौरोजी के नाम पर। अर्थात 1906 में क्या हुआ? तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष पद पर बन गए। दादा भाई नौरोजी क्यों अध्यक्ष पद पर बन गए? क्योंकि दादा भाई नौरोजी तो वृद्ध व्यक्ति हैं और होशियार व्यक्ति हैं तथा सभी के लोकप्रिय हैं, इस वजह से इनको यहां पर बना दिया गया, बिठा दिया गया। ठीक है, आगे चलिए। इसी समय यहां पर
आगा खां। ये आगा खां मांग लेकर जाते हैं जिसको हम कहते हैं शिमला प्रतिनिधि मंडल। ये आगा खां की लीडरशिप में, अध्यक्षता में एक शिमला प्रतिनिधि मंडल पहुंचता है हमारे वायसराय के पास और ये कहते हैं कि मुस्लिम्स के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का गठन किया जाना चाहिए। सही, ये मैं आपको समझा चुका हूं कि प्रथम निर्वाचन का गठन करने के बाद क्या सी स्थिति आ गई, यहां पर आपस में लड़ाई भिड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर मुस्लिम लीग का गठन हुआ, आगा खां की मांग आई है और याद कीजिए तिलक ने 1905 में क्या कहा था कि ये पूरे भारत देश में होने वाला है, इसलिए जब दंगे यहां से बंगाल में फैलने शुरू हुए तो पूरे भारत देश में फैल गए। अब ब्रिटिश जो कंपनी या ब्रिटिश क्राउन जो चाहता था वैसा वो हो रहा था, बंगाल विभाजन पूरी तरह से सफल रहा इनके लिए, लेकिन भारत के सामने ब्रिटिशों का चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया। ठीक है, और जैसे चेहरा आएगा तो यहां पर किसकी बात सही साबित हुई, तो उग्रवादियों की बात सही साबित हुई और उदारवादियों की बात यहां पर गलत साबित हुई। इसलिए बच्चों यहां पर एक और आईएनसी का गठन होगा, सॉरी अधिवेशन होगा, सेशन होगा। 1907 का हुआ, सूरत में हुआ और इसमें जरा अध्यक्ष पद पर ध्यान देना आप लोग। यहां पर अध्यक्ष पद के लिए रास बिहारी घोष को चुन लिया गया। अब याद कीजिए आप 1906 उदारवादी कह रहे थे रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनेगा, उधर उग्रवादी कह रहे थे बाल गंगाधर तिलक बनेंगे, दोनों में अंतर। सही, और यहां पर उग्रवादी और ज्यादा खफा हो गए और इसे ही बच्चों सूरत विभाजन कांग्रेस का कहते हैं। कांग्रेस भी दो हिस्सों में टूट गई, एक का नाम गरम दल और एक का नाम नरम दल रखा गया। इन गरम दलों में लाल, बाल, पाल, मुख्य नेता लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। और इधर के तो मैंने आप लोगों को मुख्य बता ही दिए हैं। ठीक है, यहां पर इसे ही सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन कहते हैं कांग्रेस का। 1907 सूरत में हुआ था, रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने थे, क्योंकि इनसे पहले से 1905 से ही यहां पर ये सब कुछ घटनाएं चलती आ रही थी। बेसिकली सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या माना जाता है, इसमें गरम दल यानी कि जो लाल पाल बाल थे ये कह रहे थे कि बंगाल विभाजन एक ऐसी कड़ी है जो भारत देश में फैल जाएगी और इससे भारत देश के स्ट्रक्चर को, जनसंख्या के स्ट्रक्चर को बेहद बड़ा आघात होगा, इसलिए हमको इसको स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, इसका जितना विरोध हो सके पूरे भारत देश में हमको करना चाहिए। यानी कि जो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन छेड़ा था या बाल बंग भंग आंदोलन छेड़ा था, उसको बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसको पूरे राष्ट्र में फैला देना चाहिए। लेकिन उदारवादियों का मत था कि नहीं, बंगाल की समस्या है तो बंगाल तक ही सीमित रखना चाहिए। तो उदारवादी क्षेत्रवाद पर ध्यान दे रहे थे और उग्रवादी उस समय पर राष्ट्रवाद पर यानी कि पूरे राष्ट्र की समस्या पर ध्यान दे रहे थे। ठीक है, इसका मुख्य कारण इसलिए माना जाता है कि बंगाल विभाजन में गरम दल जो है वो राष्ट्रवाद पर था और जो नरम दल है था उदारवादी हैं, वे सब किसकी भावना, क्षेत्रवाद की भावना में उलझे हुए थे। तो यहां पर ये सब होता चला गया। इसी समय आप लोग देख रहे होंगे कि आगा खां ने यहां पर इसको स्वीकार कर लिया है कि हमको पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए और ये आगा खां के चलकर किससे मिल गया, मुस्लिम लीग से मिल गया जाकर। ठीक है, इन्हीं की मांग को स्वीकार करते हुए 1909 में एक अधिनियम बना, इसका नाम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 रखा गया। क्या है ये, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसका नाम रखा गया तथा इसको मांटेमिडलो सुधार भी कहा जाता है।
रिफॉर्म सुधार 1909। ऐसा हुआ यहां पर मुस्लिम लीग की पहला अधिवेशन हुआ अमृतसर में, और मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन जब अमृतसर में हुआ तो इसका अध्यक्ष जो है कहां हुआ, तो अमृतसर में, और इसका अध्यक्ष आगा खां को बना दिया गया। अध्यक्ष नहीं, परमानेंट अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट। अब अध्यक्ष और परमानेंट प्रेसिडेंट में क्या अंतर है? देखो आईएनसी में जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने कहा था कि जो अध्यक्ष होगा वो 1 साल के लिए चुना जाएगा। मुस्लिम लीग का परमानेंट प्रेसिडेंट का मतलब यह है कि जब तक आगा खां जिंदा रहेंगे तब तक इस लीग के अध्यक्ष के सेशन में कौन बनेंगे अध्यक्ष, तो आगा खां बनेंगे। ठीक है, यानी इसके आगा खां जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अध्यक्ष बने रहेंगे, और आईएनसी में यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में हर साल चेंज होते रहेंगे या फिर वोटिंग होकर चुने जाएंगे। यहां पर इन्होंने इससे पहले ही फिर से मांग रख दी कि हमको निर्वाचन आयोग पृथक चाहिए, और 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मंत्रिमंडल सुधार में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, यहां पर पहला मुस्लिम लीग की डिमांड, मांग को स्वीकार किया गया। दूसरा, यहां पर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई गई। ये इस रिफॉर्म के अंतर्गत बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए बच्चों तो केंद्रीय अर्थात यूनियन और प्रांतीय अर्थात प्रोविजनली अगर देखा जाए तो इन सब की संख्या को बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये सब कुछ हो रहा था मंत्रिमंडल सुधार अर्थात 1909 के अधिनियम के तहत। इसमें कुछ सीटों का विभाजन भी है, अलग अलग सीट हमको देखने को मिलती है, खैर कि सीटों में किस प्रकार से विभाजन हो रहा था, किस प्रकार से नहीं हो रहा था। तो उसमें तो खैर इतना ज्यादा हम लोग को डीप अभी नहीं जाना है कि सीटों में किस प्रकार का विभाजन हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा सा एक बार बता देता हूं। तो संयुक्त सरकार के अनुसार बताते हैं खैर ये, तो संयुक्त सरकार के अनुसार बच्चों केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 जो सदस्य थे और 9 पदेन सदस्य होते थे, यानी टोटल 69 थे। 60 जो होते थे सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे। 69 सदस्य टोटल हो गए। टोटल 69 में से 37 सरकारी अधिकारी और 32 गैर सरकारी अधिकारी। और 32 सरकारी और ये गैर सरकारी। अब सरकारी में तो सरकार चुनेगी, तो इसका मतलब हमको किसमें चुने थे, 32 में से। अगर 32 गैर सरकारी में देखा जाए तो 5 तो नामजद थे जिनके नामचीन थे बहुत, 27 चुने हुए थे। ये नामचीन थे और 27 हमको इलेक्टेड थे। ठीक है, 27 में भी कुछ सीटें यहां पर मुख्य रूप से आरक्षित कर दी गई थी। 27 में से 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुसलमानों के लिए आरक्षित थी। 27 में से 8, 4 सीटें जो थी वो ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए थी और 2 सीटें जमींदारों के लिए आरक्षित थी। 13 सीटों पे सामान्य हो सकते थे चुनाव। तो यहां पर इनके लिए सीटों को बढ़ा दिया गया तथा उनको जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों को आज से निर्वाचन प्रणाली दे दी गई, जिससे कि यहां पर आप सभी जानते हो कि मुसलमानों के क्षेत्र में अगर मुसलमान लीडर बनेगा तो जाहिर सी बात है वो जो इनको वोट देगा उन्हीं के आधार पर वो डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। आगे 1911 में एक दिल्ली दरबार लगा
और इस दिल्ली दरबार के तहत हमारे यहाँ पर जॉर्ज पंचम आए, क्योंकि अब कांग्रेस समझ गई है आईएनसी के उदारवादी खास तौर पर कि किस प्रकार से भारत में बंगाल विभाजन को किया गया। तो यहाँ पर क्योंकि आतंकवाद हिंसा बेहद ज्यादा बढ़ गई, जिसको ब्रिटिश कंट्रोल नहीं कर पाया, बुरी तरह से यहाँ पर अराजकता फैल गई बंगाल की ओर, इसलिए जॉर्ज पंचम ने कांग्रेस से मिलकर बात करके तथा अराजकता को देखते हुए 1911 दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। यहीं पर ही असम को, बिहार, उड़ीसा को अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है। तथा एक सबसे बड़ा काम क्या हुआ, जो आपकी राजधानी थी कोलकाता, इससे ट्रांसफर करके आज से राजधानी क्या कर दी गई, दिल्ली बना दी गई। तथा 1912 को मुख्यतः आपकी राजधानी दिल्ली में काम होना शुरू हो गया। सही, ये मैंने आज आपको पूरी की पूरी कड़ी समझाई है 1911 तक की। जॉर्ज पंचम जब यहाँ पर आए तो दिल्ली दरबार लगा, क्योंकि वहां के किंग है ये जॉर्ज पंचम, राजा है वहां पर। तो अगर राजा यहाँ पर आएंगे दरबार लगेगा, तो दिल्ली पहुंचे थे इसलिए इसको नाम दिया गया दिल्ली दरबार। ये आपको देखा होगा आपने, जो ये कश्मीरी गेट लाइन जाती है विधानसभा वाली और विश्वविद्यालय वाली, ये इसी से कश्मीरी गेट पहुंचे थे। बंगाल विभाजन को इन्होंने रद्द किया, असम को अलग कर दिया कलकत्ता से, बंगाल से। कलकत्ता देखा जाए मतलब असम को फ्री, मतलब पूरी तरह स्वतंत्र बना दिया इन्होंने, ठीक है। और अगर कलकत्ता से राजधानी देखी जाए तो कहाँ ट्रांसफर हो गई, दिल्ली ट्रांसफर हो गई। तो ये हम चले थे 1857 के बाद से 1858 के अधिनियम से 1858 के अधिनियम से हम पहुंचे हैं आज 1911 तक। आगे फिर हम अगली क्लास में हम एक तो होम रूल लिख समझाऊंगा मैं तुमको किस प्रकार से कार्य करता है, और साथ में मैं गांधी का उदय करवाऊंगा कि गांधी किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, तथा उनके कुछ आंदोलनों पर हम नजर डालेंगे अगली क्लास में। तो बच्चों ये 2 पार्ट हैं जिनको हम देखना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा।